सूरज के माता पिता नहीं थे। सूरज जब 14 साल का था तब उसके बड़े भैया अजय ने रमा से शादी कर ली। अपनी भाभी माँ के आने पर सूरज बहुत खुश हुआ। सूरज, मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा अपनी भाभी माँ का कहना मानोगे और रमा को कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने दोगे। मैं वादा करता हूँ भैया, मैं अपनी भाभी माँ का हमेशा कहना मानूंगा। रमा, सूरज बहुत छोटा था जब माँ बापू इस दुनिया से चले गए। तब से मैंने ही सूरज की माता पिता बनकर देखभाल की है। तुम भी मुझे वचन दो कि हमेशा सूरज का एक माँ की तरह ख्याल रखोगी, उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दोगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सूरज को अपने छोटे भाई की तरह प्यार करूंगी, हमेशा उसकी देखभाल करूंगी। और फिर रमा परिवार में घुल मिल गई। सूरज अपनी भाभी रमा से बहुत प्यार करता था। सूरज ये नहीं जानता था कि रमा का प्यार सिर्फ दिखावा है। वो तो मन ही मन कुछ और ही सोच कर बैठी है। सूरज, कहाँ जा रहे हो? भाभी, बहुत दिनों से स्कूल नहीं गया, सोचा अब स्कूल शुरू कर देता हूँ। काफी छुट्टियां भी हो गई हैं। देखो सूरज, मुझे तुम्हारे स्कूल जाने से कोई आपत्ति नहीं है, पर तुम तो जानते ही हो तुम्हारे भैया अकेले ही खेतों में काम करते हैं। उन्हें शहर भी आना जाना पड़ता है जब उनके साथ काम करने वाला कोई है नहीं। दीपू अभी बहुत छोटा है, इसलिए मैं भी उनकी मदद नहीं कर पाती हूँ। अगर तुम स्कूल की जगह खेतों पर जाओगे और अपने भैया की मदद करोगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये बात मेरे ऊपर नहीं आनी चाहिए कि मैंने तुम्हारी पढ़ाई रोकी है। तुम अपने भैया से जिद करना कि तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है। भाभी, आप कितनी अच्छी हो, आप इस घर का कितना ख्याल रखती हो, हम सबके बारे में कितना सोचती हो। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मैं वादा करता हूँ। मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं भैया के काम में मदद करूंगा। सूरज रमा की बातों में आ गया। धीरे धीरे उसने पढ़ाई से मन हटा लिया और रोजाना बहाना करके स्कूल छोड़कर वो खेतों पर जाने लगा। अब सूरज अजय का लाडला था, इसलिए उसने भी सूरज पर पढ़ाई के लिए ज्यादा जोर नहीं डाला और धीरे धीरे करके सूरज की पढ़ाई हमेशा के लिए छूट गई। सूरज खेतों में काम करने लगा। समय बीता, सूरज बड़ा हो गया। अब अजय को सूरज की शादी की चिंता थी। भाभी माँ, दीपू तैयार हुआ या नहीं? मैं उसे स्कूल छोड़ता हुआ ही खेत पर चला जाता। आ रहा हूँ चाचू। सूरज, दीपू को स्कूल छोड़ते हुए वापसी में हलवाई से कचौड़ी और समोसे ले आना। माँ को कचौड़ी और समोसे बहुत पसंद है। ठीक है भाभी माँ, मैं लेता आऊंगा। चलो दीपू बेटा। रमा, मैं सोच रहा हूँ एक अच्छी लड़की देखकर सूरज का ब्याह कर दें। सूरज अब शादी के लायक हो गया है, उस पर भी परिवार की जिम्मेदारी आनी चाहिए। कैसी बातें करते हो जी? सूरज अभी खुद को तो संभाल नहीं सकता, बीवी को क्या संभालेगा? अभी रहने दो, इस बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं है। जब मुझे लगेगा तब सूरज की शादी कर देंगे। अजय खेत पर चला जाता है, तभी रमा की माँ उससे कहती है, रमा, तू सूरज की शादी के लिए मना क्यों कर रही है? तेरे लिए तो अच्छा है, तुझे तो देवरानी के रूप में एक नौकरानी मिल जाएगी, फिर तो तुझे घर के कामों से छुट्टी मिलेगी। कर दे तू सूरज की शादी। माँ, मैं सूरज की शादी इसलिए नहीं कर रही हूँ कि अगर सूरज की शादी हो गई तो इस घर का और खेत का आधा हिस्सा सूरज के बच्चों के हिस्से में आ जाएगा। सूरज शादी करेगा तो उसके बच्चे होंगे, फिर मेरे दीपू का हिस्सा सूरज के बच्चों को मिल जाएगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ ना ही सूरज शादी करे और ना ही आगे चलकर उसका वंश पैदा हो। सूरज कुंवारा ही इस दुनिया से चला जाए, फिर तो सब कुछ हमारा और हमारे बेटे दीपू का होगा। बस यही दिमाग में योजना बनाकर बैठी हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस घर में देवरानी को नहीं आने दूंगी। सूरज की शादी मैं कभी नहीं होने दूंगी। रमा ने सोच लिया था कि वो अपनी देवरानी कभी नहीं लाएगी, वो सूरज की शादी कभी नहीं होने देगी। पर अचानक सूरज की मुलाकात शालू नाम की एक लड़की से होती है। शालू शहर में रहकर कृषि विज्ञान की पढ़ाई कर रही थी और अपनी सहेली के साथ गांव में इसी विषय पर जांच करने के लिए आई हुई थी। अचानक शालू और उसकी सहेली के पीछे एक बैल भागने लगता है। तभी सूरज बैल को रोक देता है। सीमा, ये बैल तो हमारे पीछे पड़ रहा है। तुझे भी क्या जरूरत थी सर्च करने के लिए गांव आने की? ऑनलाइन सर्च नहीं कर सकती थी? अब ये सब बाद में कहना, पहले इन बैलों से तो बचो। सूरज बैल को रोक देता है। अरे अरे चंदू, तू क्यों इन दोनों को तंग कर रहा है? ये हमारे मेहमान हैं, शहर से आए हैं। चल जा यहाँ से, इन्हें तंग मत कर। सूरज की बात मानकर बैल चुपचाप वहाँ से चला जाता है। थैंक यू सो मच, आपने तो आज हमें बचा ही लिया। पर आपको कैसे पता कि हम शहर से आए? वो इसलिए मैडम, क्योंकि गाँव वालों की खुशबू हमारा चंदू पहचानता है। आप सब इसके लिए नए थे, इसीलिए ये आपके पीछे पड़ा हुआ था। वैसे आपको तकलीफ हुई, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आप हमारे गांव के मेहमान हैं, आपकी सुरक्षा करना हमारा फर्ज है। शालू कुछ देर तक सूरज को देखती रही। सूरज देखने में बहुत सुंदर था, इसलिए शालू का मन सूरज की तरफ झुकने लगा। क्या हुआ मैडम, क्या देख रहे हो? जी वो कुछ नहीं। वैसे यहाँ हमें कोई होटल वगैरह मिल सकता है? हम लोगों को रुकने की कोई जगह यहाँ पता ही नहीं है। मैडम, यहाँ कोई होटल नहीं है, यहाँ आप हर घर के मेहमान हो। आप एक काम करो, आप मेरे घर चलो। जब तक आपका काम है तब तक आप वहीं रुकना। आपके घर पर?
अरे मना क्यों करिए शालू, चलते हैं ना, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अब ठीक है, हम आपके घर चलते हैं। शालू अपनी सहेली के साथ सूरज के घर चली जाती है। रमा शालू को देखकर खुश नहीं होती। शालू को भी रमा का स्वभाव कुछ ठीक नहीं लगा, पर उसे तो अपना काम करना था, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए वहां रुक गई। सूरज का केयर करना शालू को अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे शालू के मन में सूरज के लिए प्यार पनपने लगा। सूरज का भोला भाला स्वभाव शालू को बहुत अच्छा लगा। सूरज जी, ये देखिए, मैं गांव के बाजार से आपके लिए ये शर्ट और ये पैंट लाई हूँ, आप ये ट्राई करो, ये आप पर बहुत अच्छी लगेगी। पर मेम साहब, मैंने तो ऐसे कपड़े कभी पहने ही नहीं। कोई बात नहीं, पहले नहीं पहने तो आप पहन लो। और आप मुझे मेम साहब मत बोला करो, मुझे शालू बोला करो। आपके मुंह से शालू अच्छा लगेगा, मैं तो आपकी दोस्त हूँ ना। हाँ वो तो है, आप मेरे दोस्त हो। रमा शालू और सूरज की दोस्ती और नजदीकियां देखकर जल भुन जाती है और फिर एक दिन, देखो शालू, तुम हमारी मेहमान बनकर यहाँ आई हो, इससे ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं जानती हूँ तुम सूरज के बहुत ज्यादा ही करीब आने लगी हो। वक्त रहते अगर यहाँ से चली जाओ तो तुम्हारे लिए भी सही रहेगा और हमारे लिए भी, क्योंकि तुम जो सोच रही हो ना, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों, मुझ में क्या कमी है भाभी? मैं सूरज से प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता मेरे मन में सूरज के लिए प्यार कब आ गया। मुझे सूरज की सादगी से प्यार हुआ है। मैं खुद सूरज की जिंदगी में आना चाहती हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, मैं सूरज जी से ही शादी करूंगी। घर के दरवाजे के बाहर सूरज और अजय दोनों रमा और शालू की बातें सुन लेते हैं। मैं तुम्हें अपनी देवरानी बनने नहीं दूंगी। इतने सालों की जो मेहनत है वो मैं बेकार थोड़ी जाने दूंगी। मैं सूरज की शादी कभी नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ सूरज मेरी हर बात मानता है। अरे वो तो पागल है, मेरे इशारों पर नाचता है। मैं उसे आज ही कह दूंगी कि वो तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दे और तुम वापस शहर चली जाओ। शालू, मुझे तो कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। ये रमा भाभी सूरज की सगी भाभी है ना? क्योंकि व्यवहार तो ये सौतेला कर रही है। और सूरज कितना भोला भाला है जो इन पर आंख बंद करके विश्वास करता है। चल शालू, हम शहर चले जाएंगे। तभी सूरज और उसका भाई अंदर आ जाते हैं। भाभी, मैंने तो आपको हमेशा अपनी माँ माना और आपने मुझे हमेशा धोखा दिया। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। शालू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करूंगा। ये कौन होती है मुझे रोकने वाली? ये मेरी कोई नहीं। सूरज, तू चिंता मत कर मेरे भाई, मैं और दीपू भी तेरे साथ ही रहेंगे। ये अकेली इस घर में रहेगी, इसकी यही सजा है। हम सब इससे रिश्ता तोड़ देंगे। अजय की बातें सुनकर रमा घबरा जाती है और रोने लगती है। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो सूरज, मुझे माफ कर दे। मैंने जो भी किया सब लालच में किया। मेरी आंखों पर लालच की पट्टी पड़ गई थी। शालू, तुमने मुझे सही राह दिखा दी। आप सब मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं गलत हूँ, मैं जानती हूँ, मैंने हमेशा गलत किया। रमा खूब रोती है। उसे अपनी गलती का एहसास था। और फिर कुछ समय बाद शालू के परिवार की रजामंदी से सूरज और शालू की शादी हो जाती है। शालू के आ जाने से सूरज की जिंदगी खुशियों भरा नया मोड़ ले लेती है। आओ छोटी बहू, अंदर आओ। हमारे इस गरीब खाने में तेरा स्वागत है। नीलम अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश कर उसे घर के कमरे में ले आती है, जहां अंदर आते ही नीलम की छोटी बहू बबीता उस कमरे को चारों ओर से देखती है। ये देख उसकी सास नीलम उससे कहती है, क्या हुआ छोटी बहू, क्या देख रही हो? माँ जी, ये कमरा कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है? खैर, ये बताइए कि मेरा कमरा कहाँ है? शादी के रीति रिवाजों में मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। बहू, यही तेरा और तेरी जेठानी अनीता का कमरा है। तुम दोनों को अब यहीं रहना है। क्या माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है और हम दोनों देवरानी जेठानी एक ही कमरे में कैसे रहेंगी? तुम तो जानती हो बहू, हम लोगों की गरीबी। पूरे घर में यही एक कमरा है, इसलिए जो है उसी में ही गुजारा करना पड़ेगा। मैं तो खुद रसोई में खाट लगाकर सोती हूँ। बबीता मुंह बनाकर बैठ जाती है। शाम को उसकी जेठानी पानी लाकर उसे देती है और कहती है, ये लो बबीता, तुम्हारे लिए पानी, और कुछ चाहिए होगा तो कहना। फिर दोनों देवरानी और जेठानी अपने अपने पतियों के साथ एक ही कमरे में सो जाती हैं। कमरे के एक तरफ के बिस्तर पर जेठ जेठानी तो दूसरी तरफ देवर देवरानी सो जाते हैं। अचानक आधी रात को बबीता को गंदी बदबू आती है और उसकी आंख खुल जाती है। ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे बिल्ली कमरे में पॉटी करके चली गई हो। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। कुछ देर बाद उसकी जेठानी उठती है और जोर से गैस छोड़ती है। ओहो, तो ये सारा किया धरा इन्हीं का है। इन्होंने जरूर मूली के पराठे खाए होंगे। पराठे खाकर अब मेरा जीना मुश्किल कर दिया इन्होंने। कि जेठानी तो आइटम बम छोड़े जा रही है, उन्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही। हे भगवान, मैंने क्या क्या सोचा था कि मेरी सुहागरात ऐसी होगी। सुहागरात वाले दिन भी हो तो कुछ नहीं हो पाएगा, ऊपर से ये बदबूदार गैस और सूंघनी पड़ रही है।
तभी जेठानी की आंख खुल जाती है और वो कहती है, अरे क्या हुआ देवरानी जी, तुम सोई नहीं? आप इतनी जहरीली गैस छोड़ रही हो, भला नींद किसे आएगी? ऊपर से मच्छर ये कानों में आकर गीत गुनगुना रहे हैं। तुम तो जानती हो देवरानी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसे में गैस होना आम बात है। चलो अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। देवरानी अपनी किस्मत को कोसती हुई सो जाती है। अगली सुबह बबीता की मुंह दिखाई की रस्म होती है। मोहल्ले की औरतें आती हैं। बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। छोटी बहू, अब जैसे बड़ी बहू ने हमें खुशखबरी सुनाई है ना, वैसे तू भी सुना दे। क्या खाक खुशखबरी सुना दूं? शादी के पहले दिन से तो हम दोनों पति पत्नी अपने जेठ जेठानी के कमरे में सो रहे हैं, ऊपर से इन्हें खुशखबरी सुननी है। प्राइवेसी नाम की कोई चीज तो है ही नहीं यहाँ। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज जेठानी अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बबीता भी अपनी बहन से बात कर रही थी। लेकिन एक ही कमरे में होने के कारण दोनों एक दूसरे से फोन पर ठीक से बात नहीं कर पाती। ओफो, क्या मुसीबत है, अब तो फोन पर भी बात नहीं कर सकते। इतनी ही परेशानी हो रही है तो कमरे से बाहर आंगन में जाकर बात कर लो। मैं क्यों जाऊं आंगन में, आप जाकर बात कर लो बाहर धूप में खड़े होकर। ओफो, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। ये कहकर जेठानी रसोई में खाना बनाने चली जाती है और फिर जब वो वापस आती है तो देखती है कमरा पूरी तरह बिखरा पड़ा है। सारा सामान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है। देवरानी जी, ये क्या है? आपने सारा कमरा फैला दिया और ये गीला तौलिया मेरे बेड पर ही डाल दिया, और ये कपड़े इस तरह क्यों रखे हुए हैं? जेठानी जी भूलिए मत, ये सिर्फ आपका कमरा ही नहीं बल्कि मेरा कमरा भी है, और मुझे अपने कमरे में कैसे रहना है इसके लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। इसके बाद गर्भावस्था में भी जेठानी सारे कमरे को अकेले ही साफ करती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और अब जेठानी की डिलीवरी का वक्त पास आ जाता है, इसलिए उसकी सास उसकी गोद भराई की रस्म रखती है, जिसके लिए अनीता शीशे के सामने खड़े होकर तैयार हो रही होती है, जिसे देखकर उसकी देवरानी कहती है, जेठानी जी अगर आपका श्रृंगार हो गया हो तो अब आगे से हट जाइए, मुझे भी तैयार होना है। गोद भराई मेरी है तो पहले मुझे अच्छे से तैयार होने दो, तुम बाद में हो जाना। ओफो, क्या मुसीबत है, जब से इस घर में आई हूँ तब से कमरा, बाथरूम, यहाँ तक कि शीशा भी एक, हर चीज एक ही एक है। ना जाने कब तक मुझे हर चीज के लिए ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ तो मैं कौन सा चैन से जी रही हूँ? पहले मैं कितने आराम से अपने कमरे में रहती थी, लेकिन जब से तुम आई हो मेरे कमरे का तो हुलिया ही बिगड़ गया है। सारा दिन गंदा करके रखती हो, रहती तुम भी हो लेकिन सफाई अकेली मैं ही करती हूँ। अच्छा, तो ये क्या सिर्फ आपका ही कमरा है? अरे मेरा भी इस पर उतना ही हक है जितना आपका। बातों ही बातों में दोनों की बहसबाजी इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, और इन सब के चलते अनीता को गलती से धक्का लग जाता है, जिसमें वो पेट के बल गिरने वाली होती है कि तभी उसका पति नरेश आ जाता है और वो उसे संभाल लेता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम गिरने से बच गई, नहीं तो आज अनर्थ ही हो जाता। अगर अभी मेरा बेटा यहाँ नहीं आया होता तो चोट लगने के कारण इस नन्ही सी जान को कुछ भी हो सकता था। अरे तुम दोनों को अपना ना सही, आने वाले इस बच्चे के बारे में तो सोचना चाहिए था। मैं मानती हूँ कि एक कमरा होने के कारण तुम्हें ये सब परेशानियां हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हाथापाई पर उतर आओ। कम से कम तुम लोगों को इतना तो समझना चाहिए कि अभी हम लोग गरीब हैं और अभी कमरा ले नहीं सकते, लेकिन मेरे दोनों बेटे सारा दिन मेहनत तो कर रहे हैं, धीरे धीरे वो कमरा ले लेंगे। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमसे गलती हो गई, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ माँ जी। तभी बड़ा बेटा नरेश कहता है, आप सब चिंता मत कीजिए, हमने जमीन खरीद ली है और बहुत जल्द उसमें 3 कमरे भी बनवा देंगे। हाँ, हमने सोचा था घर बनने के बाद आप तीनों को सरप्राइज देंगे। आप लोग चिंता ना करें, अब हमारी परेशानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। ये सुनकर तीनों सास बहू बहुत खुश होती हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के साथ घुलना मिलना शुरू कर देती हैं और उनके बीच एक कमरे को लेकर लड़ाई भी खत्म हो जाती है। कुछ दिन बाद उनका घर भी बनकर तैयार हो जाता है और वो सब अलग अलग कमरे में खुशी खुशी रहने लगते हैं।